हेलो बच्चों। तो हम आगे देखते हैं कि हमने पढ़ा था नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। हमने साइमन कमीशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, खिलाफत वगैरह कई सारे मूवमेंट्स देखे थे। अब इसके आगे देखते हैं कि यहाँ पर आगे क्या क्या होता है, किस किस तरीके से हमें और चीजें करनी पड़ती हैं, किस किस तरीके से और मूवमेंट्स होते हैं, तब जाके हमें अंग्रेजों से आजादी मिलती है। तो साइमन कमीशन के बाद आता है हमारा कौन सा, सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर गांधी जी स्टार्ट इन्होंने किया था कितने लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ सबसे पहले चलना शुरू किया था। कहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, अपने गांधी आश्रम जो कहां पड़ता है, साबरमती। और ये कहां तक गए थे, डांडी, गुजरात तक। ये 24 दिन की लंबी यात्रा थी, 240 मील तक जाके 6 अप्रैल 1930 को वहां पे पहुंचते हैं। यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली में, ये जो डांडी मार्च है, सॉल्ट मार्च जिसको हम कहते हैं एक तरीके से, इसका मतलब क्या है कि पहले अंग्रेजों ने नॉर्मल हमारे बेसिक नीड जैसे कि जो नमक है उन सब पे भी टैक्सेस लगा रखे थे। अब सोचो जरा, नमक के बिना तो कोई खाना बन नहीं सकता, तो इसलिए हमें वो टैक्स हटाना पड़ेगा। अब अंग्रेजों से अपील कर रहे हैं तो वो हटा नहीं रहे भाई साहब, तो अब हम करें तो करें क्या। तो उन्होंने क्या किया गांधी जी ने, उन्होंने कहा कि हम नमक खुद से बनाएंगे, क्योंकि बेसिक नीड हमारे भारत में ही है, तुम हमें बना के नहीं दे रहे, ये हमारे भारत का नमक है, हम खुद से बना के ले सकते हैं। तो उन्होंने वही किया, 78 लोगों को इकट्ठा किया। सबसे पहले 12 मार्च से अपनी रैली निकाल दी। कहां से, अपने आश्रम से निकाले, गुजरात डांडी तक। और बीच बीच में फिर और भी कई सारे लोग जुड़ते चले गए, जहां जहां से ये जा रहे थे उन लोगों को पता चला कि गांधी जी यहाँ पे डांडी मार्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो लोग धीरे धीरे इनके साथ जुड़ते चले गए और बहुत ही बड़ी इनकी बन गई थी एक तरीके से रैली। और ये फिर वहां पे डांडी में कब पहुंचे थे, 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे। वहां पर उन्होंने खुद से नमक बनाया और उस चीज को फिर खत्म कर दिया। तो ये जो चीज है इनका, ये सॉल्ट मार्च एक तरीके से सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट्स को स्टार्ट करता है। सिविल डिसोबेडियंस जो है इसको हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। ये स्टार्ट कब हुआ, 6 अप्रैल 1930। जैसे ही खत्म हुआ था वैसे इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। इसका मेन पर्पस क्या है कि गांधी जी के कुछ डिमांड्स थे अंग्रेजों से। वो चाहते थे कि ये सब जो मूवमेंट चलते हैं फालतू के, ये सबको बंद कर दिया जाए। टोटल कितने डिमांड्स यहाँ पे बताए गए हमारे एनसीईआरटी में, 11 डिमांड बताए गए जो गांधी जी चाहते थे। उस टाइम का जो वाइस राय था वो लॉर्ड इरविन था। तो उन्होंने ये 11 डिमांड लॉर्ड इरविन से की थी कि भाई हमें ये चीजें ऐसे चाहिए, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो यहाँ पे सिविल डिसोबेडियंस जो है 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट किया गया और ब्रेक कुछ समय के लिए रोका गया। कब रोका गया, 5 मार्च 1931। क्यों रोका गया उसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर इसको रीस्टार्ट किया 1932 के अंदर और फाइनली कब बंद हो गया, 1934 के अंदर। तो ये क्या होता है, पहले सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ, स्टार्ट हुआ। तो जिसके वजह से अंग्रेजों को बहुत दिक्कत होने लगी, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आ गए कांग्रेस के, जो उनके साथ मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि हमें ये चीज करो, हमारे साथ ये करो, वो करो, हमारी ये मांगे पूरी करो। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अरेस्ट कांग्रेस लीडर वन बाय वन। कांग्रेस के जितने भी हेड लीडर्स थे उन सबको एक एक करके वो पकड़ के जेल में डाल रहे थे, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू वगैरह सब। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को डाल दिया और अब्दुल गफ्फार खान को भी अरेस्ट कर लिया। इसका नाम क्यों पड़ा जाता है, ये इनको पकड़ा गया अप्रैल 1930 के अंदर। क्यों, ये जो थे डिवोट ऑफ गांधी, डिवोट मतलब एक तरीके से भक्त, जैसे हमारे आइडल होते ना कि भाई हमारा ये आइडल है, हम इनको अपना गुरु भगवान मतलब जो मर्जी मानते हैं कि हमने इनसे ही सीखा है जो चीज सीखा है। तो जो अब्दुल गफ्फार खान जो है वो गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे, वो गांधी जी को बहुत ज्यादा मानते थे। तो जब नेहरू जी को और अब्दुल गफ्फार खान को जब यहाँ पे पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया, तो ये थोड़ा सा मूवमेंट्स कम हो गया। तो गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते करने के लिए साइन किया, तो गांधी इसका नाम पड़ा गांधी इरविन पैक्ट। और ये कब हुआ, 5 मार्च 1931। तभी तो यहाँ पे ब्रेक किया गया, मतलब कि थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया इस मूवमेंट्स को। और ये कहां पर हुआ था, लंदन में। ये जो पैक्ट हुआ, जो ये कहा, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का था। कैसा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नॉर्मल मीटिंग तो अलग होती रहती थी, लेकिन ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता था कि कुछ सिलेक्टेड मेंबर जो है सिर्फ वही आएंगे, उससे ज्यादा कोई नहीं होगा। तो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। देखो मैंने राउंड टेबल की तरह राउंड कर दिया इसको। तो टोटल कितने हुए थे राउंड टेबल, 3, जिसमें से गांधी जी सिर्फ एक के अंदर गए थे। सबसे पहला जो हुआ था 1930 से लेकर 1931। कौन सा वाला, नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक चला था। सेकंड वाले में गांधी जी गए थे, जो सेकंड वाला कब चला था, सितंबर 1931 से लेकर
लेकर दिसंबर 1931 तक, और थर्ड वाला कब चला था, नवंबर 1932 से लेकर दिसंबर 1932। तो गांधी जी ने इरविन के साथ मीटिंग की और इसके अंदर अपनी 11 डिमांड किए। 11 डिमांड कौन कौन सी थी कि जो भाई सॉल्ट टैक्सेस है इन सबको हटा दो, मतलब नमक पे जो टैक्स है उसको हटा दो, जो जमींदार है उनसे तुम ज्यादा टैक्स लेते हो, गरीबों से भी तुम उनकी फसल खराब हो जाए, उनके पास जमीन है या नहीं है उनसे तुम्हें मतलब नहीं हो तो उनसे भी तुम टैक्स लेते हो, तो ये सब मत करो, ये सब चीजें हटा दो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो, ये करो वो करो। तो कुल मिलाकर मतलब ऐसे ही 11 टॉपिक्स थे उनके लिए, लेकिन लॉर्ड इरविन ने एक को भी एक्सेप्ट नहीं किया, सबके सब 11 के 11 रिजेक्ट, चलो भागो हमें नहीं चाहिए, पसंद नहीं तुम्हारा हुकूमत। तो ये चीजें इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से गांधी जी ने 1932 के अंदर इसको रीलॉन्च कर दिया, रिस्टार्ट कर दिया सिविल डिसोबेडियंस को। अब यहाँ पे रिस्टार्ट करने पे हमें क्या मिला, यहाँ पर तो थोड़े बहुत पहले थे, लेकिन इस वाले रीलॉन्च के अंदर मुस्लिम ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जो मुस्लिम पीपल्स थे उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका रीजन था कि मुस्लिम का कहना था कि जो कांग्रेस है वो 1920 के अंदर हिंदू संगठन में ज्यादा हिस्सेदारी दिखा रही थी, मतलब कि जो हिंदू संगठन होते हैं उनके अंदर कांग्रेस थोड़ा सा ज्यादा भाईचारा बना चुका था। तो इस वजह से मुस्लिम ने कहा कि नहीं भाई हम नहीं आएंगे, तुमने तो हिंदू के साथ हाथ मिला लिया। तो उस टाइम पे मुस्लिमों ने उसको सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस के अंदर थोड़े से ऊंची जाति के लोग थे, तो इसलिए वो दलित को थोड़ा सा मना कर रहे थे कि नहीं तुम दलित हो, तुम छुआछूत के हो, ये हो, अनटचेबिलिटी जिसको हम कहते हैं ना, वो मानते थे कांग्रेस के लीडर। लेकिन दलित को सपोर्ट किसने किया, दो लोगों ने, गांधी जी ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए पूना पैक्ट साइन किया 1932। पूना पैक्ट में क्या हुआ था कि पूना पैक्ट में था यहाँ पर कि अगर कोई भी कास्ट का कोई भी धर्म का इंसान है तो वो किसी भी मूवमेंट्स में जुड़ सकता है अगर वो इंडिया का है। ये ऐसा किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आजादी का हक उसको भी है, भले ही छोटी जात का क्यों ना, यार जीने का हक तो सबको है ना। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा कि पूना पैक्ट साइन किया 1932 के अंदर, और बोला कि सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी, मौका वगैरह सब मिलेगा जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें होती है। तो कुल मिला के यहाँ पे रिलॉन्च हुआ, लेकिन अब इसका 1934 में हमने क्या पढ़ा कि रुक गया। तो क्यों रुक गया, थोड़ी सी यही प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मुस्लिम ने सपोर्ट नहीं किया। अब हिंदुओं की संख्या नॉर्मल थी और मुसलमान जुड़ते तो और थे, क्योंकि हमने खिलाफत में पढ़ा था ना, गांधी जी ने क्या सोचा था कि हिंदू और मुस्लिम को एक साथ जोड़ा जाए ताकि वो बड़े पैमाने पर हो और हमें जल्दी से जल्दी आजादी मिल पाए। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम ने धोखा दे दिया, यहाँ पे साथ दिया ही नहीं, तो इसलिए इसको रोक दिया गया। साथ ही कांग्रेस जो बड़े बड़े लीडर्स थे, जो बड़ी हाई कास्ट के लोग थे, ऊंची जात के, उन्होंने दलित को सपोर्ट नहीं किया, दलित को लेते ही नहीं थे, दलितों की संख्या भी उस समय ज्यादा थी। तो ये सारी चीजें होती है। अब इसका फायदा उठा के जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, एक करीब 1 लाख लोगों को मार दिया, बच्चे बूढ़े सबको मारा पीटा, बहुत सारे लोगों को जेल में डालते चले गए। इस तरीके से मूवमेंट्स और धीरे धीरे फिर जाके ये 1934 के अंदर बंद, 1934 के अंदर क्या होता है, ये बंद हो जाता है। उसके बाद फिर नॉर्मल छोटे छोटे और इसमें आए और अपने आप फिर ये हमारा देश आजाद होना है। लेकिन अब हमारे देश आजाद तो हो रहा है, लेकिन हमारे देश के लिए राष्ट्र की भावना भी तो आनी चाहिए। क्या हमारे देश है, हमारे अपने इज्जत करनी चाहिए, कुछ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो राष्ट्रवाद तो उसी को तो कहते हैं नेशनलिज्म, जो हमारे देश के लिए हमारा प्यार होगा। तो प्यार कैसे निकलेगा, हमारे यहाँ पर एक इंसान थे जिनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पे इन्होंने लिखा था वंदे मातरम, जो हम गाते ना स्कूलों में वंदे मातरम, ये किन्होंने लिखा था, किसने लिखा था, बंकिम चंद्र जी ने लिखा था 1870 के अंदर। कब लिखा था, 1870 के अंदर। और इन्होंने ही पहली भारत माता की छवि, तुमने पढ़ा होगा ना रिवोल्यूशन इन यूरोप रशिया करके, जिसके अंदर उन्होंने भी तो एक लेडीज का वो दिया था फिगर, ताकि उससे क्या है कि एक एज अ मदर हम उनको प्राउड फील करवा सके, अपने उसके लिए रक्षा कर सके। सेम ऐसे हमारे पहले हम क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। तो पहले भारत माता की जो छवि लाइक इमेज जो है किसने बनाई थी, इन्होंने ही बनाई थी। फिर बात करते हैं अपने तिरंगे की। तिरंगे में सबसे पहले 1905 बंगाल के अंदर कलर जो डिसाइड हुआ, कैसे डिसाइड हुआ था, हरा पीला लाल, ठीक है, जिसके अंदर 8 कमल थे। तुमने अगर पहले का वो देखा होगा फ्लैग, गूगल वगैरह पे तुम देख सकते हो, सर्च करके देख लेना, जिसमें पहले कैसे कलर के थे, हरा पीला और लाल डिसाइड हुआ था, जिसके अंदर 8 कमल लगे थे। लेकिन वो सबको सुइटेबल नहीं लगा, तो आखिरी में जाकर 1921 के अंदर गांधी जी ने एक सजेस्ट किया
कि भाई तुम इसका कलर सफेद हरा लाल कर दो। तो फाइनली इस चीज को थोड़ा सही माना गया और फाइनली इसको डिजाइन किसने किया था? पिंगली पिंगली वेनेकिया ने किया था, जो कि आज हमारा इंडिया का फ्लैग है, जिसके अंदर ऊपर कौन सा सैफरॉन कलर, बीच में व्हाइट और नीचे ग्रीन कलर का है। और वहां पे सर्कल के इसमें सॉरी व्हाइट के सेंटर पे यहाँ पे क्या है? एक अशोक चक्र जैसा लगा पड़ा है, जिसको 24 तिल्लियां उनकी 24 घंटे को रिप्रेजेंट करती है। तो ये चीज आती है द सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग, सामूहिक अपनेपन का भाव, जिससे क्या आता है कि हमें अपनेपन का भाव आता है। जैसे 15 से 26 जनवरी आएगी तो यहाँ पर क्या होता है कि तुम सब झंडा लेके चल जाते हो, तो वो चीज क्या होती है कि दिल से भावना थी कि यार हमारा हम इस दिन आजाद हुए थे, रिपब्लिक डे, हमारा संविधान लिखा गया था, लागू हुआ था। तो एक अपनेपन की बात आती है। जब तुम राष्ट्रगान गाते हो, किसने लिखा था राष्ट्रगान? सबको पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो राष्ट्रगान जब गाते हैं तो लास्ट में भारत माता की जब जय बोलते हैं तो उसमें भी एक अपनेपन की भावना आती है। तो वही तो है नेशनलिज्म, उसी को तो कहते हैं राष्ट्रवाद। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई थी। तो चैप्टर ये हमारा खत्म होता है नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके अंदर हमें यही सब पढ़ना है। बाकी मैं जैसा कि मैंने बताया था कि अगर इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए, एसएसटी के या साइंस के किसी भी चैप्टर के किसी भी क्लास के लिए आपको नोट्स चाहिए, तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको आप फॉलो करके इसमें मेरे को डीएम कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।